दोस्तों नमस्कार। कल शाम बेंगलोर में जो जुटान शुरू हुआ था वो आज रणनीति पर काम करेगा। कल रात्रि भोज पर ये तमाम नेता आमंत्रित किए गए थे। उत्तर प्रदेश से जयंत चौधरी और अखिलेश यादव पहुंचे थे। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचे थे। उद्धव ठाकरे भी थे, उमर अब्दुल्ला भी थे, हेमंत सोरेन भी थे और भी तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को कल रात्रि भोज दिया गया था, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, जिसमें सिद्धारमैया और सोनिया गांधी ये मेजबानी की भूमिका में थे। आज 11 बजे से होटल ताज में चर्चा होनी है, रणनीति बननी है। और वो रणनीति क्या होगी जो पिछले 9 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार चली आ रही है, जो इस देश पर बेहद भारी पड़ी। मैं अगर उन्हीं के शब्दों में कहूं कि एक अकेला सब पर भारी पड़ा, वो विपक्ष पर भारी पड़ा कि नहीं पड़ा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस देश के गरीबों पर, इस देश के मध्य वर्ग पर, इस देश के दलितों पर, आदिवासियों पर, अल्पसंख्यकों पर तो बहुत ज्यादा भारी पड़ा। और हश्र क्या हुआ, इस देश में नफरत और भय का इतना आतंक पैदा हो गया था कि उसे चीरने में राहुल गांधी को 4000 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी। आज लोगों में उस तरह की साइकोलॉजी में कमी आई है और इस सत्ता को समूचे रूप से उखाड़ फेंकने के लिए आज जो विपक्ष की एकजुटता दिखाई दे रही है, उसमें वो रणनीति बनने जा रही है कि जिसके जरिए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को चित्त किया जा सके। चारों खानों पर कोई मौका ही ना दिया जाए नरेंद्र मोदी को किसी भी तरह से चुनाव जीतने का। ये व्यूह रचना क्या होगी, ये रणनीति क्या होगी। दोस्तों, आपने बाहुबली फिल्म तो देखी होगी, बाहुबली बिगिनिंग। उसमें महेशमती के खिलाफ जो कालिकेय आता है युद्ध करने के लिए, जिसके पास विशाल सेना है, और उसके सामने महेशमती रणनीति बनाता है, और वो रणनीति होती है, बाहुबली जिसे देता है वो त्रिशूल व्यूह होता है। और उस त्रिशूल व्यूह की रक्षा में सबसे आगे कटप्पा। ये जो व्यूह रचना है कि जिसमें बड़े से बड़ा महारथी ही नहीं बल्कि अपार उसके समर्थक भी, अपार उसकी सेना भी अगर एक साथ आक्रमण करे तो कैसे उसका मुकाबला किया जाए। और हम लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी भले ही छाती पीट करके ये कहते हो कि एक अकेला सब पर भारी है, लेकिन उनके पास ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, सोशल मीडिया है, उनके पास तमाम संवैधानिक संस्थाओं की चाबी है, चुनाव आयोग से लेकर के और दूसरी तमाम संस्थाएं हैं। और इधर विपक्ष निहत था, विपक्ष के पास वो आर्थिक संसाधन भी नहीं, विपक्ष के पास वो प्रोपेगेंडा मशीनरी भी नहीं, विपक्ष के पास तो है एक इस देश के लोगों की उम्मीद की लौ, विपक्ष के पास है एक संघर्ष करने का मादा, और विपक्ष के पास है एक रणनीति जो बेंगलोर में बनने जा रही है। वही रणनीति जिसके जरिए नरेंद्र मोदी ने 2014 और 19 में फतह हासिल की थी। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि जिस हिंदुत्व को डर पूरा दिखाया जाता है कि उसके जरिए नरेंद्र मोदी ने जीत हासिल की है, डेफिनेटली वो उनकी विचारधारा है। आरएसएस उसी पर पिछले 90-95 साल से काम कर रहा है। सावरकर और हेडगेवार, गोलवलकर होते हुए वो विचारधारा यहां तक आती है। लेकिन ये उसने बहुत पहले समझ लिया था कि उसके जरिए चुनाव नहीं जीता जा सकता, और इसीलिए उसने सोशल इंजीनियरिंग की। उसमें दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को अपने साथ जोड़ने की मुहिम शुरू की। भले ही उन्होंने उसे हिंदू धर्म के जरिए किया हो, लेकिन जो वोटिंग पैटर्न है भारत का, वो जाति और समुदाय के आधार पर चलता है। इसमें बेहद कुशलता से कामयाबी हासिल की थी नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने। अब वही रणनीति
अब आप देखिए ये जो त्रिशूल व्यूह है उसमें एक तरफ तो ये 26 विपक्षी दलों के नेता, आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि वो उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव भी पहुंचे हैं, जयंत चौधरी भी पहुंचे हैं, जिनके बारे में कयास लगाया जा रहा था कि एनडीए में जाने वाले। हेमंत सोरेन भी हैं, उसमें उमर अब्दुल्ला भी हैं, ममता बनर्जी, शरद पवार आज पहुंचने वाले हैं क्योंकि मीटिंग आज है। लेकिन गोदी मीडिया लगातार दुष्प्रचार कर रहा था कि वो नहीं आ रहे हैं या कोई बात हो गई है। इसमें सोशल इंजीनियरिंग जो होनी है, जिसका संकेत रायपुर कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी ने दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया। कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा जो नुकसान किया था एक एंटनी समिति ने, जब लोकसभा चुनाव हारने के बाद चुनाव हारने की वजह पर विचार करने के लिए वो समिति बनी और उसने ये कारण बताया कि कांग्रेस मुस्लिम परस्त ये कहा गया है जनमानस में, इसलिए वो चुनाव हारी है। ये तो ऊपर की लेयर है, एक है ये कारण, मैं मानता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदुत्व के जरिए चुनाव नहीं जीतती, सवर्णों में वो हिंदुत्व है, वो हिंदू राष्ट्र का जो पूरा संकल्प है, अवधारणा है। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने जिस बात को कहा था कि एक तो हिंदू राष्ट्र कभी हो नहीं सकता क्योंकि वो जातियों में विभाजित है, और ये हिंदू राष्ट्र अगर होता है तो दलितों वंचितों के लिए सबसे बड़ा वो आपदा साबित होगा। ऑब्वियस है, इस देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा वो कभी हिंदू राष्ट्र के ख्वाब को सोच भी नहीं सकता। उसका अपना इतिहास जो उत्पीड़न का है, वंचना का है, वो क्या उसको दोबारा लेकर के आएगा? नहीं। लेकिन लोगों की अपनी जो छोटी छोटी आकांक्षाएं हैं कि उसके नेताओं का प्रतिनिधित्व हो, उसका भी कोई हो जिससे वो अपनी दुख दर्द तकलीफ कह सके, जो थाने अदालत कचहरी के जो काम होते हैं वो उनसे कह सके। इसमें फ़ायदा उठाया बीजेपी ने और इसीलिए वो 2 बार बड़ी मुस्तैदी से चुनाव जीती है। ये जो त्रिशूल व्यूह होने जा रहा है उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कद्दावर और बहुत सीनियर लीडर दक्षिण भारत से आते हैं, और दक्षिण भारत आज की तारीख में बंद हो चुका है बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए। मैं ये पहले भी कह चुका हूं कि नरेंद्र मोदी इस पूरे देश में लोकप्रिय नहीं है, उनकी सीमा महाराष्ट्र तक खत्म हो जाती है। और अब तो हालात ये हैं, जब से भारत जोड़ो यात्रा हुई है, कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय अगर कोई लीडर है तो वो राहुल गांधी है। तो वो बिंद के पहले ही नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की सीमा खत्म हो जाती है। उसके बाद जो दक्षिण के 5 राज्य हैं जहां पर लोकसभा की 132 सीटें आती हैं, कर्नाटक में जरूर भारतीय जनता पार्टी है जहां पर 28 सीटें हैं, लेकिन येदियुरप्पा को अलग करने की वजह से कर्नाटक एक तो हारा बीजेपी ने, और दूसरी तरफ येदियुरप्पा अब उनके साथ नहीं है। ऐसे में और कांग्रेस पार्टी की सरकार है जिसने अति पिछड़ी जाति से आने वाले सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया, जिसमें डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार हैं, जिसमें वहां का गृह मंत्री दलित है, वहां का विधानसभा अध्यक्ष अल्पसंख्यक है। ये जो व्यूह रचना है, सोशल इंजीनियरिंग है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद मुश्किल साबित होगी कि इस किले को कैसे फतह किया जाए। तो सीधे तौर पर 132 सीटें तो दक्षिण भारत की निकलती हैं भारतीय जनता पार्टी के हाथ से। हो सकता है कि वो जेडीएस के साथ आकर के कर्नाटक में कुछ सीटें जीत सकें, लेकिन उसमें भी वो दहाई का अंक नहीं प्राप्त कर सकते, ये बिल्कुल तय है। तो ये तो सीटें निकल गई। उसके ऊपर आप आइएगा महाराष्ट्र में शरद पवार बेहद तेज और चाणक्य माने जाते हैं, और उसका उदाहरण आप देखिए, अजीत पवार जो निकल करके गए और वित्त मंत्री हुए, डिप्टी सीएम हुए, उनके पास फाइनेंस का चार्ज है, और वही अजीत पवार प्रफुल्ल पटेल आकर के शरद पवार से आशीर्वाद मांगने पहुंचे। वो 10 सारे विधायक जो शरद पवार से बगावत करके गए थे,
तो क्या खिचड़ी पक रही है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में मोदी का दांव चलेगा या शरद पवार का दांव चलेगा? ये दांव पहले भी शरद पवार चल चुके हैं। जब 2019 में अजीत पवार डिप्टी सीएम हुए थे और ठीक 80 घंटे के बाद बाहर आ गए थे अपने ऊपर तमाम आरोपों को निकाल करके, तो वो महाविकास अघाड़ी है वहां पर, शिवसेना जैसी मजबूत पार्टी जो एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, वो भी हिंदुत्व के आधार पर और मराठी अस्मिता के आधार पर राजनीति करती है, लेकिन आज वो ज्यादा धर्मनिरपेक्षता की बात कर रही है और उससे ज्यादा सोशल इंजीनियरिंग, जहां मराठी अस्मिता है, जहां अति पिछड़ा और दलित जातियों की बात है, उस पर काम कर रही है। तो ये जो महाविकास अघाड़ी है वो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने में कामयाब अभी दिखाई पड़ती है। लोग इस तरह, महाराष्ट्र के तमाम लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। कुछ तो यहां तक कह रहे हैं कि वहां पर भी दहाई का आंकड़ा छूना बेहद मुश्किल है और महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा स्टेट है, 48 सीटें वहां से आती हैं और 48 में से अगर 8 सीटों पर ही सिमट गई बीजेपी तो क्या होगा? उसके ऊपर आप आएंगे तो फिर तो कांग्रेस बनाम बीजेपी है, जहां राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब में क्या है स्थिति बीजेपी की? वहां तो उनका जो गठबंधन अकाली के साथ था वो भी टूट गया है, बहुत मजबूत गठबंधन था। अब केजरीवाल पहुंच चुके हैं बेंगलोर, तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी अगर पंजाब में मिलकर के चुनाव लड़ती है तो 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कैसे मुकाबला करेगी? इसके अलावा हिमाचल में कांग्रेस है, इसके पहाड़ी राज्य अगर और देख लें आप तो उत्तराखंड में जरूर बीजेपी का सरकार है, लेकिन वहां के हालात क्या हैं? जम्मू कश्मीर में तो जो 5 लोकसभा की सीटें हैं वहां पे बीजेपी के लिए तो कोई स्पेस ही नहीं दिखाई पड़ता। जम्मू कश्मीर के लोग अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए वहां संघर्षरत हैं। तमाम विपक्ष के लीडर्स को नजरबंद किया गया था उस जमाने में, 2019 में जब धारा 370 और 35 को एबोलिश किया गया था, तब से लेकर के अब तक संगीनों के साये में है जम्मू कश्मीर के लोग। तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करेंगे? हो सकता है कि लद्दाख की सीट उनको मिल जाए, लेकिन JNK की 5 सीटों पर बीजेपी मुकाबले में नहीं होगी। और थोड़ा सा आइएगा बिहार और झारखंड, ये दो एक ही तरह के राज्य हैं और जहां पे बेहद मजबूत गठबंधन नीतीश कुमार की JDU, RJD, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस लेफ्ट, ये 4 राजनीतिक दल जो बिहार और झारखंड में एकजुट हैं। बिहार की 40 सीटें, झारखंड की 14 सीटें, ये 54 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, हालांकि वो काम कर रहे हैं, उन्होंने जीतनराम मांझी को जोड़ा, चिराग पासवान को जोड़ा, विकास सहनी को जोड़ा, कुशवाहा को जोड़ा, तो वो अब महादलित और अति पिछड़ा पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। लेकिन ये जो बयार है, जो नैरेटिव है इस समय का, उस नैरेटिव पर काउंटर नैरेटिव राहुल गांधी का भारी पड़ रहा है। जो राहुल गांधी की अपनी भारत जोड़ो यात्रा है और जो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदों के साथ उभरना है, और उस पे इन तमाम विपक्ष के और अपने अपने स्टेट के बाहुबलियों का जो सहयोग है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत कोई एक या 2 राजनीतिक दलों के साथ नहीं चल सकता। भारत विविधताओं का देश है, जिसकी अपनी आकांक्षाएं अलग अलग हैं, अपनी अस्मिताएं अलग अलग हैं, अपने इतिहास और अपने मिथ अलग अलग हैं। दक्षिण भारत और उत्तर भारत को आप एक साथ मिला करके नहीं देख सकते। उनकी भाषाएं, उनकी बोलियां, उनके परंपराएं, उनके रीति रिवाज, उनके मूल्य अलग हैं, लेकिन एक धारा है वो एक राष्ट्र की जो हम सबके दिल के भीतर से गुजरती है। वो भारतीयता की, इंडियननेस की जो भावना है वो हम सबको जोड़ के रखती है, और वो जोड़ने का जो दस्तावेज है वो भारत का संविधान है। और उस भारत के संविधान के साथ जो खिलवाड़ नरेंद्र मोदी ने किया है, उस पार्लियामेंट के साथ जो खिलवाड़ नरेंद्र मोदी ने किया है, तो उसे उस हृदय की धारा के बावजूद, चाहे स्टालिन हो, चाहे आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी हो, या उड़ीसा में नवीन पटनायक हो, या बंगाल में ममता बनर्जी हो, क्या वो संघवाद को जो जिस तरह से
मोड़ने की कोशिश की जा रही है और केंद्र के आधिपत्य को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, क्या वो उसको बर्दाश्त करेंगे? जीएसटी लागू किया गया तो उसमें राज्यों की अपनी हिस्सेदारी क्या होगी, इसको लेकर के भी विवाद है। तो ये जो अपने राज्यों की जो अस्मिताएं हैं, उन राज्यों की अस्मिताओं के साथ भारत बनता है। भारत अमेरिका की तरह का यूनाइटेड स्टेट्स है, हालांकि वो एक पूरा राष्ट्र और उसमें अमेरिका की तरह का ये नहीं है कि हर स्टेट की अपनी संवैधानिक व्यवस्था, नहीं, एक ही संवैधानिक व्यवस्था के तहत भारत विविधताओं से लैस और अपनी अपनी अस्मिताओं और आकांक्षाओं के साथ जी रहा है। जी ही नहीं रहा है, बेहद मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है पूरे दुनिया के पैमाने पर। और उसने ये साबित किया है। आप याद कीजिए कि आज़ादी के समय चर्चिल से लेकर के तमाम राजनीतिक विज्ञानी थे पाश्चात्य दुनिया के, जो कह रहे थे कि भारत एक राष्ट्र के रूप में टिका नहीं रह सकता, बहुत जल्दी बिखर जाएगा, क्योंकि उसकी तमाम भाषाएं, तमाम अस्मिताएं हैं। उन्हें लग रहा था कि यूरोप की तरह का भारत है, यहाँ स्विट्जरलैंड, स्पेन, यहाँ इंग्लैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, जो सिर्फ भाषा के आधार पर अलग अलग हैं, धर्म उनका एक है, नस्ल उनकी एक है, लेकिन भाषिक आधार पर ही वो बिखर गए, बट गए, अलग अलग राष्ट्र हो गए। हालांकि यूरोपियन यूनियन के जरिए फिर से उनको बांधने की कोशिश की गई। और भारत तो वो अनूठा देश है कि जिसकी अपनी अपनी अस्मिताएं, अपनी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, बावजूद इसके वो एक है। इसलिए भारत का जो राष्ट्रवाद है वो अपने आप में अनूठा ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया को एक रास्ता दिखाने वाला भी है। इसलिए कभी कभी उस इतिहास पर भी जाना जरूरी है। तो उस इतिहास को, उस संकल्प को जो 15 अगस्त 1947 को लिया गया था, उस संविधान को जो 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ, उस पर जो हमला है उसके जवाब में यह व्यूह रचना तैयार हो रही है। बाकी मोदी जी कहाँ हैं? उस नॉर्थ ईस्ट में जहां मणिपुर जल रहा है और मोदी जी वहां पर न जाते हैं और एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। वहां पर कुल मिलाकर के 23 सीटें हैं। मिजोरम का जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है उसने रिजाइन कर दिया है कि वहां पर जिस तरह से चर्चों पर हमले हो रहे। तो नॉर्थ ईस्ट भी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी से निराश होने लगा है, जहां उसने बड़ा वेलकम किया नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का। हालांकि उसमें वो दूसरे कारण ज्यादा थे। तो नॉर्थ ईस्ट की भी 23 सीटें वो अजय नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। उसमें भी टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट अगर मिलकर के चुनाव लड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान काफ़ी होगा वहाँ। मैं ये तो नहीं कह रहा कि वहाँ पे बहुत सारी सीटें कम हो जाएंगी या सारी सीटें आ गई, बेहद नुकसान होगा वहाँ। उसी तरह से जो सबसे मजबूत गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का वो है उत्तर प्रदेश, गुजरात, सिक्किम। ये 3 राज्य आप मान सकते हैं जो बेहद मजबूत है। और सिक्किम के मुख्यमंत्री तो इस समय योगी आदित्यनाथ को भी पार कर रहे हैं। हर बात में उनको हिंदू मुसलमान दिखाई पड़ रहा है। टमाटर का भाव भी बढ़ रहा है तो वो मुसलमानों के कारण बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ अब उस तरह से हिंदुत्व के लिए एग्रेसिव नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को काउंटर करने के लिए या उनके हिंदुत्व की धार को कमजोर करने के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा को खड़ा किया है, क्योंकि लगातार जो उनको प्रोत्साहन मिल रहा है वो इस बात को कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका संकेत करता है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जमीन जो ज़्यादा मजबूत है बीजेपी के लिए, ओम प्रकाश राजभर को उन्होंने जोड़ा है, अनुप्रिया पटेल उनके साथ हैं, संजय निषाद हैं, और भी छोटे छोटे राजनीतिक दलों को वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी, ये अगर 3 एक साथ आती हैं और अगर थोड़ा दिनों के बाद मायावती भी एक साथ आ जाती हैं तो फिर उत्तर प्रदेश की जमीन पर भी भारतीय जनता पार्टी उस तरह से मजबूत नहीं रह पाएगी। भले ही उसको पिछले लोकसभा चुनाव में 50% के आसपास वोट मिला हो, लेकिन कुल मिलाकर के बीजेपी का 37% वोट है और 63% लोग बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए हैं।
विपक्ष की एक जो एकजुटता है वो उन 63% वोटों की तो है ही, लेकिन ये जो 37% वोट है ये किसका है? सवर्ण प्लस अति पिछड़ा और अति दलित आप कह सकते हैं, या उत्तर प्रदेश के संदर्भ में नॉन जाटव दलित, बिहार के संदर्भ में नॉन पासवान दलित, हालांकि वो इस समय चिराग पासवान को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो दलित, अति पिछड़ा और कुछ आदिवासियों को वोट है। आदिवासियों पर जो हमले हो रहे हैं, आरक्षण के खिलाफ जो पूरी मुहिम चल रही है, ईडब्ल्यूएस लाकर के आरक्षण को बेमानी किया गया और असंवैधानिक व्यवस्था तक कर दी गई, दलितों के उत्पीड़न पर कहीं कोई उस तरह का न्याय नहीं होते हुए दिख रहा है। ओबीसी कितना भारतीय जनता पार्टी से नाराज है इस समय, क्योंकि उसे उसका वोट तो लिया गया लेकिन उसके आरक्षण को, उसके एजुकेशन को, इस सब को ध्वस्त कर दिया गया। तो ये जो 37% वोट है इसमें भी सेंधमारी होगी। जाटों ने क्या वोट नहीं किया था? अब जयंत चौधरी अगर इसमें शामिल होते हैं तो जाट किधर जाएगा? ऑब्वियस है गठबंधन के साथ जाएगा। ये जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं और ये जो व्यूह रचना है, एक तरफ खड़गे आपके राहुल गांधी, बिहार से नीतीश कुमार, बंगाल से ममता बनर्जी, ये जो कद्दावर नेता हैं अपने अपने राज्यों के, और उसके ऊपर राहुल गांधी जो काउंटर नैरेटिव देने में सबसे कामयाब हुए, सबसे जुझारू, संघर्षशील और बेहद निष्ठावान नेता के रूप में सामने आए हैं। एक दलित नेता, बहुत शालीन और बहुत कद्दावर, बहुत सीनियर मल्लिकार्जुन खड़गे, और उस पर अशोक गहलोत जो सैनी बिरादरी से हैं, जो माली हैं, बघेल साहब जो कुर्मी बिरादरी से हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। ये जो पिछड़ा और दलित पर, आदिवासियों को फोकस कर रही है कांग्रेस पार्टी, और राहुल गांधी इन सब से परे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस पद पर होंगे, किस पद पर नहीं होंगे। एक ऐसा फक्कड़, एक ऐसा कबीर, एक ऐसा गांधी जिसकी जरूरत आज के दौर में थी, और वो भूमिका राहुल गांधी अदा कर रहे हैं। और ये भी संकेत कहीं अगर निकल करके आता है कि आज़ादी के 75-76 साल के बाद इस देश को दिल्ली के लाल किले पर अवसर देना चाहिए दलित को, वंचित को, और कहीं ये नैरेटिव अगर सेट हो जाता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। इसलिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी ये आज की बैठक, और यही वजह है कि घबरा करके नरेंद्र मोदी जो अकेला शेर चलता था, वो आज एनडीए को एकजुट कर रहा है। उन छोटे छोटे दलों को जिनकी हैसियत 4 जिला, 5 जिला, 6 जिला में है किसी भी स्टेट के, डेफिनेटली उनको खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी अपनी ताकत है। उसका अपमान तो कतई नहीं किया जा सकता, उसका सम्मान बेहद किया जाना चाहिए, विपक्ष के द्वारा भी और हम लोगों के द्वारा भी। लेकिन ये जो दिखाने की कोशिश हो रही है, उस एनडीए की याद तब नहीं आई जब 19 में 303 सीटें लेकर के वो महाबली बने थे। तब उनको परवाह नहीं थी ओम प्रकाश राजभर, सहनी की, कुशवाहा की, तब उनको परवाह नहीं थी, आदिवासियों की भी परवाह नहीं थी। तो ये जो आज हो रहा है, उस पूरे सम्मान के साथ मैं कह रहा हूं, चाहे वो राजनीतिक दल किसी बहुत छोटे ही समूह का क्यों ना हो, उसका भी बराबर सम्मान होना चाहिए इस लोकतंत्र में। और भारत का संविधान और भारत का लोकतंत्र इस बात की दुहाई देता है। देखिए कि आने वाले वक्त में क्या होता है। ये लड़ाई किस ओर जाती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो त्रिशूल व्यूह विपक्ष की तरफ से सामने आ रहा है, उसको भेदने में नरेंद्र मोदी कामयाब नहीं होंगे, ऐसा मुझे अभी लगता है। उसको कितना वो हिला पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।